तो चलिए बेटा, आज हम लोग स्टार्टिंग करते हैं एक बहुत ही बेहतरीन लेक्चर के बारे में जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कौन सा पार्ट है कोई बता सकता है जल्दी से? आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। क्या स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टार्ट कर चुके हैं? एनसीईआरटी के कुछ पार्ट्स हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट की रीडिंग करने वाले हैं जिसका नाम है डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम। मतलब लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि रदरफोर्ड का एटमिक मॉडल क्या था और वो फेल कैसे हुआ था। बोलो हाँ ना। तो आज बेटा हम लोग क्या डिस्कस करने वाले, पहले तो हम आपको बता दें। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम। मतलब बेटा हुआ क्या, रदरफोर्ड एटमिक मॉडल के बाद आया बोर का एटमिक मॉडल। बोलो हाँ ना। इसके बीच में जो भी डेवलपमेंट हुई, क्या हुई? डेवलपमेंट्स। उन डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। अगर ये डेवलपमेंट्स नहीं होती तो बोर एटमिक मॉडल भी आता नहीं। बोलो हाँ ना। रदरफोर्ड एटमिक मॉडल जब फेल हो गया तो उसके बीच में कई सारे साल कुछ नहीं हुआ। तो सारे उन सालों में क्या हुआ? डेवलपमेंट्स हुई बहुत सारी। मतलब कोई मॉडल नहीं आया उन बीच में। क्लियर है? हाँ, तो वही डेवलपमेंट्स हम लोग को देखनी है। क्या यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? चलिए, तो यहां लिखा है हिस्टोरिकली रिजल्ट ऑब्जर्व फ्रॉम द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर। कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा मतलब इन्हें एक अलग ही रिजल्ट मिले। कब? जब रेडिएशन का इंटरेक्शन हुआ किसके साथ? मैटर के साथ। हैव प्रोवाइडेड इमेंस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल। ये कह रहे हैं कि जब रेडिएशन किसी, बहुत ध्यान से सुनना, जब रेडिएशन किसी मैटर से टकराती है तो उस मैटर के अंदर क्या होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल। उन सभी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। कौन? रेडिएशन। बोलो हाँ ना। मतलब इस डेवलपमेंट में हम रेडिएशन का बहुत ज्यादा यूज पढ़ने वाले हैं। बोलो हाँ ना। मतलब जब भी कोई रेडिएशन किसी भी मैटर से टकराती है उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है। मैटर के अंदर क्या है? एटम। तो एटम का स्ट्रक्चर कैसा है ये रेडिएशन बताती है। जैसे आपको पता हो, जैसे एक्सरे एक टाइप की रेडिएशन है। जब वो हमारी बॉडी से टकराती है तो हमारी बॉडी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन देती है कि हमारे बॉडी के अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है। बोलो हाँ ना। अरे बोलो, ये बात समझ में? ऐसे ही रेडिएशन अगर किसी मैटर से टकराती है तो उसके अंदर एटम और मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में भी बताती है। चलिए अब बेटा पढ़ते हैं। नील बोर यूटिलाइज दीज रिजल्ट टू इंप्रूव अपॉन द मॉडल प्रपोज बाय रदरफोर्ड। मतलब नील बोर ने क्या किया? इसी चीजों को, मतलब रेडिएशन का ही यूज करके इन्होंने रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ क्या किया? इंप्रूवमेंट किया और अपना एक मॉडल दिया। बोलो हाँ, बाद में दिया। तो वो कह रहे हैं टू डेवलपमेंट प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम को समझने के लिए या बोर मॉडल आने की वजह दो बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट थी। बोलो हाँ ना। मतलब डेवलपमेंट तो बहुत सारी हुई पर दो सबसे इंपॉर्टेंट ऐसी डेवलपमेंट है जिनकी वजह से बोर मॉडल आया, या कह दो जिन डेवलपमेंट को बोर मॉडल ने अपने एटम के स्ट्रक्चर समझाने के लिए यूज किया था। क्या यहां तक बात समझ में आई सभी को? ये लाइन सभी को समझ में आ गई बेटा? कहने का मतलब रेडिएशन का बहुत बड़ा रोल है दुनिया में। बिल्कुल बहुत ज्यादा रोल है। तो चलिए बेटा हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। बहुत ही आसान है। चलिए, तो वो डेवलपमेंट कौन सी थी? पहली थी डुअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, क्या बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इसके दो नेचर होते हैं। इसका कैसा कैरेक्टर होता है? डुअल कैरेक्टर होता है। बोलो हाँ ना, डुअल कैरेक्टर। अब ये कह रहे हैं विच मीन्स डेट द रेडिएशन पॉजेस बोथ वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसके अंदर वेव नेचर भी होता है, वेव नेचर भी होता है, मतलब वेव जैसी प्रॉपर्टी भी होती है और पार्टिकल जैसी भी प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब पार्टिकल नेचर भी है। बोलो हाँ या ना। मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर दो तरीके के नेचर होते हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। कैसे? क्योंकि उसकी कुछ प्रॉपर्टी वेव से मिलती है और कुछ प्रॉपर्टी किससे मिलती है? पार्टिकल से। बोलो हाँ ना। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटमिक स्पेक्ट्रा। एटमिक स्पेक्ट्रा में जो हमें रिजल्ट मिले उसका भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है बोर एटमिक मॉडल। कितने लोगों को इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलो। तो वो लिखा है कि फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। पहले हम डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रम विल बी डिस्कस्ड, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोलो हाँ है ना, ये अच्छा खासा टॉपिक है बेटा, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। चलिए बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने, अच्छा हम लोगों ने अभी बेटा क्या पढ़ा, अभी हमने जाना कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसके दो नेचर हैं, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। तो इनमें सबसे पहला नेचर कौन सा पढ़ेंगे, वेव नेचर पढ़ेंगे। बोलो हाँ है ना। सबसे पहले जानेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है इसमें वेव नेचर कैसे है, वेव नेचर कैसे है। तो बहुत ही ध्यान से बेटा, बहुत ही ध्यान से, क्या है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, बोले तो EMR। बोलो हाँ है ना। तो इन द मिड 19th सेंचुरी, इन द मिड 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिड में एक फिजिक्स एक्टिवली स्टडीड एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट। एक मतलब कोई फिजिक्स के साइंटिस्ट होंगे, उन्होंने क्या किया कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट क्या करता है, जब हम उसे कोई हीट करते हैं तो वो रेडिएशन को क्या करता है, एमिट करता है, एमिशन करता है। और जब उस पर हम रेडिएशन इंसिडेंट कराते हैं तो रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। बोलो हाँ ना। तो एक फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को हीट किया और देखा, उसके बारे में उन्होंने बहुत कायदे से स्टडी किया उसको, किसको, हीटेड ऑब्जेक्ट को। बोलो हाँ ना, बोलो। अरे कहने का मतलब है उस ऑब्जेक्ट पे लाइट डालेगी तो वो हीट हो गया, फिर वो लाइट क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। लाइट का मतलब हम यहाँ EMR की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को। तो दीज आर कॉल्ड थर्मल रेडिएशन। फिर से सुनना क्या बोला है उन्होंने, एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ रेडिएशन बाय हीटेड ऑब्जेक्ट। हीटेड, जो अगर आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो पहले से हीटेड है, अगर ऑब्जेक्ट हीटेड है तो ये बेटा क्या करेगा, रेडिएशन को क्या करेगा, एमिट करेगा। बोलो हाँ ना, एमिट करेगा। तो इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ा कि ये किस प्रकार की रेडिएशन को एमिट कर रहा है, उन रेडिएशन को क्या बोला गया, थर्मल रेडिएशन। अच्छा, दे ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट द थर्मल रेडिएशन इज मेड। अब इन्होंने बहुत कोशिश की कि जो रेडिएशन निकल रही है हीटेड ऑब्जेक्ट से, ये थर्मल रेडिएशन किस चीज से मिलकर बनी है। इट इज नाउ अ वेल नोन फैक्ट दैट द थर्मल रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आप तो सभी को पता है कि दुनिया में कि जो हीटेड ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशन निकल रही है ये एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। बोलो हाँ ना, अलग अलग फ्रिक्वेंसी की, अलग अलग वेवलेंथ की। मतलब अगर कोई हीटेड ऑब्जेक्ट है तो इससे जो रेडिएशन निकल रही है एक्चुअली में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोलो हाँ ना। हाँ, इट इज बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ मॉडर्न कॉन्सेप्ट। बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच वर अननोन इन द मिड 19th सेंचुरी। ऐसे जाने कितने मॉडर्न कॉन्सेप्ट थे जो 19th सेंचुरी के मिड तक मतलब लोगों को पता ही नहीं थे, अभी तक बिल्कुल इसके बारे में जानकारी ही नहीं थी। तो फर्स्ट एक्टिव स्टडी ऑफ थर्मल रेडिएशन, पहली बार थर्मल रेडिएशन के बारे में जिन्होंने पढ़ा अकर्ड इन द 1850 में। एंड द थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड द एमिशन ऑफ सच वेव्स एक्सीलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल वाज डेवलप्ड। तो कहने का मतलब है पहली एक्टिव स्टडी थर्मल रेडिएशन के बाद पहली बार जो पढ़ा गया वो 1850 में पढ़ा गया, मतलब इन द मिड ऑफ 19th सेंचुरी। और कौन से के बारे में, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बोलो हाँ ना। और किसके बारे में पढ़ा गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, क्योंकि ये थर्मल रेडिएशन किससे मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। और वो कह रहे हैं द इमिशन ऑफ सच वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं, इमिट करती हैं, वो कैसे निकलती हैं, एक्सीलरेटिंग चार्ज पार्टिकल वाज डेवलप। देखो यहाँ मतलब उन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल है, क्या है बेटा, चार्ज पार्टिकल। बोलो हाँ ना, क्या है, चार्ज पार्टिकल। और अगर ये चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब मूव कर रहा होगा अलग अलग वेलोसिटी से। तो अगर ये एक्सेलरेट करेगा तो ये इमिट करेगा, इससे क्या निकलेंगी, बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलेंगी। बोलो हाँ ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे निकलती हैं, जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उससे अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलने लगती हैं। क्या इस बात को समझ में आया सभी को? तो ये किसने पहचाना, ये पहचाना इन द अर्ली 1870 बाई जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। मैक्सवेल ने सबसे पहली बार पहचाना, क्या पहचाना, कि मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो उससे अपने आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगी, विच वाज एक्सपेरिमेंटली कंफर्म लेटर बाय हेनरिच हर्ट्ज। और इसी चीज को एक साइंटिस्ट हेनरिच हर्ट्ज, इन्होंने बाद में एक्सपेरिमेंट से ये कंफर्म भी कर दिया, हाँ ऐसा सच में होता है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो उससे अपने आप क्या निकलती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। बोलो है ना।
हेयर वी विल लर्न सम फैक्ट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलो, बात एक ही है। क्या इतनी बात समझ में आई? जल्दी बोलो सभी को। तो सबसे पहले किसने पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा जेम्स क्लर्क या जेम्स मैक्सवेल कह दो, इन्होंने सबसे पहले स्टडी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। और फिर इसके बाद हेनरिच हर्ट्ज ने इसको एक्सपेरिमेंटल कंफर्म कर दिया कि सच में ऐसा होता है कि चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेट करे तो सच में से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं। बोलो हाँ ना। तो जेम्स मैक्सवेल जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1870 में वाज द फर्स्ट टू गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज बॉडी एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन अ मैक्रोस्कोपिक लेवल। 1870 में पहली बार जेम्स मैक्सवेल ने क्या दिया? एक एक्सप्लेनेशन दिया किसके बीच में? कि चार्ज बॉडी के इंटरेक्शन में। बोलो हाँ ना। एंड द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। कहने का मतलब है बेटा कि जो चार्ज बॉडी है इनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है चार्ज बॉडी और जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा मैक्रोस्कोपिक जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दो टाइप के लेवल होते हैं। एक होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल, होता है बेटा माइक्रोस्कोपिक लेवल। अच्छा बताओ हम लोग दुनिया के कौन से लेवल में है? मैक्रोस्कोपिक लेवल में है या माइक्रोस्कोपिक लेवल में? हम बताओ हम लोग जिस लेवल में हम लोग आसपास जो लोग हैं वो कौन सा लेवल है हम लोग का? मैक्रोस्कोपिक है माइक्रोस्कोपिक है? बताओ बेटा। देखो आज आवाज सच में नहीं निकल रही पर आई विल ट्राई माई बेस्ट कि एफर्ट में पूरा कर। बिल्कुल अनुराग भैया कह रहे हैं मैक्रो, बिल्कुल है। हम लोग तो बड़े बड़े हैं ना, तो मैक्रो ही दिखेंगे, माइक्रो थोड़ी दिखेंगे। हम लोग मैक्रो ही हैं, बड़े बड़े हैं। तो जेम्स मैक्सवेल ने पहली बार इसकी स्टडी की किसके बीच में? कि कैसे चार्ज बॉडी और इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्ट करती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं। मैक्रोस्कोपिक लेवल, बड़े लेवल में देखा उन्होंने कि कैसे चार्ज बॉडी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, कैसे इंटरेक्ट करती हैं आपस में। ही सजेस्टेड दैट, इन्होंने बोला कि जब इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल मूव्स अंडर एक्सेलरेशन, जेम्स मैक्सवेल कह रहा है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है, मोशन करता है, एक्सेलरेशन मतलब मूव्स कर रहा है अंडर एक्सेलरेशन, एक एस या कह दो एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस चार्ज पार्टिकल से अपने आप इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस, अपने आप अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? प्रोड्यूस होंगी एंड ट्रांसमिटेड। और फिर ऐसे जैसे मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेंगी और साथ में क्या निकलेंगी? मैग्नेटिक फील्ड भी निकलेंगी। एक बोलो हाँ है ना। अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड निकलती हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती हैं। और दीज फील्ड आर ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव। और ये दोनों फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों फील्ड एक साथ मिलकर एक वेव बना लेती हैं और आगे बढ़ती रहती हैं। और इसी वेव को बेटा हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। बोलो हाँ है ना। ये दिख रही है आपको वेव्स? देखो ये ऊपर वाली ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, ये जो नीचे वाली नीली वाली दिख रही है आपको, ये है मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। बोलो हाँ ना। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। क्या ये बात समझ में आई सभी को? जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई सभी को? चलिए बहुत बेहतर, डन। तो अब क्या है बेटा? लाइट इज द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नोन फ्रॉम अर्ली डेज। हम सभी को पता है कि लाइट भी एक रेडिएशन है। क्या है? रेडिएशन है। एंड स्पेकुलेशन अबाउट इट्स नेचर डेट्स बैक टू बैक रिमोट एंशिएंट टाइम्स। और इसके बारे में कई सारे हमें मतलब चीजें स्टडी करने को मिलती रही, काफी सारी। तो कहने का मतलब है कि लाइट को तो हम रेडिएशन बहुत पहले समय से मानते आ रहे हैं, बहुत पहले समय से ही मानते आ रहे हैं कि लाइट क्या है? रेडिएशन है। इन अर्लियर, बहुत पहले के समय में क्या था? न्यूटन ने बोला था कि जो लाइट वाज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल, मतलब न्यूटन बाबा बहुत समय पहले बोलते थे कि लाइट पार्टिकल से बनी है और लाइट के पार्टिकल्स को वो कॉर्पसल्स बोलते थे। फिजिक्स में आप पढ़ोगे ये थ्योरी कि फिजिक्स में न्यूटन बाबा कहते हैं कि लाइट एक्चुअली में पार्टिकल से मिलकर बनी और उन पार्टिकल को क्या बोलते हैं? कॉर्पसल्स बोलते हैं। बोलो है ना। इट वॉज ओनली इन द 19th सेंचुरी व्हेन वेव नेचर ऑफ वाइल्ड लाइट एस्टेब्लिश। और फिर हाँ 19th सेंचुरी में क्या हुआ? जब वेव नेचर ऑफ लाइट क्या हुआ? फिर आया। मतलब कहने का मतलब है कि जब लाइट का वेव नेचर भी आ गया, पहले पार्टिकल, देखो ये न्यूटन बाबा ये तो कह रहे हैं कि लाइट का हमसे पार्टिकल नेचर, और फिर ये भी कंफर्म हो गया उसके अंदर वेव नेचर भी है। पहले लोग यही मान के चलते थे कि लाइट पार्टिकल है, बोलो हाँ ना, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती। पर बाद में ये भी हो गया कि 19th सेंचुरी में ये भी पा लिया गया कि लाइट में वेव नेचर भी होता है। बोलो हाँ ना।
अरे आ गया कि नहीं आ गया। मैक्सवेल वाज अगेन द फर्स्ट टू रिवील दैट द लाइट वेव्स आर एसोसिएटेड विद ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक करंट। मैक्सवेल ने ये माना कि लाइट भी दो टाइप की फील्ड से मिलकर बनी है। मतलब लाइट एक्चुअली में, लाइट क्या है, वेव है। क्या है, वेव्स। और ये वेव्स ऐसे नहीं आती है, एक्चुअली में ऐसी आती है। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ आती है। क्या आती है, एक साथ। बोलो हाँ है ना। ये येलो वाली मान लो मैग्नेटिक फील्ड है और वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो हाँ है ना। तो कहने का मतलब है लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो दो फील्ड से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। बोलो हाँ है ना। द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दीज कंपोनेंट्स हैव द सेम वेवलेंथ। अच्छा, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तेज भागेगी, दोनों एक साथ भागती हैं, एक ही स्पीड से भागती हैं, ठीक है। बट दे वाइब्रेट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन, पर दोनों एक दूसरे की क्या होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आया कि नहीं आया बेटा, यहां तक कितने लोगों को समझ में आ गई बात? जल्दी से सभी लोग हाँ बोले अगर समझ में आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? अगर समझ में आ गया तो जोरदार तरीके से सभी लोग हाँ बोले। बहुत बढ़िया। दिव्यांशी दीदी को आ गया, अनुराग भैया को आ गया, शिखा, अनन्या, बहुत बढ़िया बेटा, वेल डन। सोनिया दीदी को भी आ गया, मिताली, कशिश, पूजा, बहुत बढ़िया, डन। चलो, तो निखिल भैया को भी आ गया और शिखा भैया, शिखा दीदी को भी आ गया, मोनिका, वैष्णवी, नित्यांश, देखो यहाँ पे। चलिए अब आते हैं। ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मोशन इज कॉम्प्लेक्स इन नेचर, इन सब के बावजूद भी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मूव कर रही हैं उनका जो मोशन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब समझने के लिए वो कह रही है। वी विल कंसिडर ओनली अ सिंपल प्रॉपर्टी, हम इनके बारे में कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। पहली क्या, जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस बाय ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, जिस चार्ज पार्टिकल से ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड निकली हैं, किससे, एक चार्ज पार्टिकल है, जब वो एसोलेट करता है तो उससे दो टाइप की फील्ड निकलती है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये क्या होती है, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और दोनों परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। बोलो हाँ है ना। अगर देखो जी, मान लो जी हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ऊपर ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है। कैसे वाइब्रेट कर रही है, ऊपर नीचे। तो ये मान लो कौन सी एक्सेस है, ऊपर नीचे जा रही है, तो ये कौन सी है, मान लो वाई एक्सेस। बोलो हाँ है ना। और अगर हम बात करें, ये जो है ये मान लो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कैसे, ये हमारी ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही है, ऐसे जेड एक्सेस में। और वेव जा कहाँ रही, ये वेव जा रही इस डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में जा रही है, इस डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे वेव जा रही आगे। बोलो हाँ ना। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अरे जो फटाके अटाके फूट रहे हैं, किसी के यहाँ कुछ हुआ होगा, कोई खुशियां आई होंगी, तो लोग खुशियां मना रहे हैं। आ जाओ तुम भी फटाके छुटा लो, दिवाली तो वैसे भी आने वाली है। घर में ले आओ फटाके, छुटा लो फटाके। आज मजा आया नहीं, क्या आया तुम लोगों को? अरे हम ये कह रहे हैं, अनुराग भैया कह रहे हैं आ गया, कोई दिक्कत ना है। चलिए आ जाओ, मजे ही लेने तो आते हैं क्या इस क्लासेस में। हाँ, क्या तो जिंदगी में सब मजे ही मजा है, बाकी सब तो मुंह माया है। चलो, अनलाइक साउंड वेव्स और वेव्स प्रोड्यूस इन वाटर, कहने का मतलब है साउंड वेव्स और जो साउंड वेव्स और वो वेव्स जो पानी में प्रोड्यूस होती हैं, इनको छोड़ के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो सारी, मतलब कहने का मतलब है और टाइप की जो वेव्स होती है, साउंड वेव्स, पानी में जो वेव्स ट्रेवल करती हैं, इन सब को ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम की जरूरत होती है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई भी मीडियम की जरूरत पड़ती नहीं है, ये तुम वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाती है। वैक्यूम का मतलब है जहां एयर होती नहीं है, कोई भी पार्टिकल ही मौजूद नहीं है, वहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स अपने आप ट्रेवल कर जाती है। पर बाकी सारी वेव्स को ट्रेवल करने के लिए, मूव करने के लिए, हम वेव्स को ट्रेवल नहीं बोलते, हम बोलते हैं प्रोपोगेट। प्रोपोगेट का मतलब आगे बढ़ना। तो वेव आगे कैसे, किसी भी मीडियम में आगे बढ़ जाती हैं। पर साउंड वेव्स और भी जो वेव्स होती है उनको मूव करने के लिए या प्रोपोगेट करने के लिए एक कहीं ना कहीं मीडियम की जरूरत पड़ती है। पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ ऐसा नहीं है। इट इज नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
अच्छा, ये पाया गया कि बहुत प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है, और उन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में किसका डिफरेंस होता है? वेवलेंथ का डिफरेंस होता है और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है। और यही जितने टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ये मिलके एक स्पेक्ट्रम बनाती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। डिफरेंट रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम आर आइडेंटिफाइड डिफरेंट नेम, और अलग अलग रीजन को अलग अलग नाम से बोला गया है। जैसे यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे हम दिखा रहे, देखो ये गामा रेज बनाएगी, एक्स रेज, तो ये किसके टाइप है? अल्ट्रावायलेट रे। और ये जो कौन सा रीजन है? ये विजिबल रीजन है। इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, एफ रेडियो वेव्स और लॉन्ग रेडियो वेव्स। बोलो हाँ ना। तो कहने का मतलब बेटा ये है, तो ये जो टाइप्स हैं ये किसके हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। इनमें किसका डिफरेंस है बेटा? फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का डिफरेंस है। देखो अगर हम बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी, गामा रेज की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में होती है, इतनी होती है, इस रेंज में आती है। एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी इस रेंज में आती है, बोलो हाँ ना। यूवी रेज की इस रेंज में आती है, बोलो हाँ ना। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के भी कई सारे टाइप्स होते हैं, और उनमें डिफरेंस किसका होता है? उनमें डिफरेंस होता है वेवलेंथ का और फ्रीक्वेंसी का। आ गया कि नहीं आ गया? तो हम देखे थे तो गामा रे की वेवलेंथ सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की। और सबसे अच्छा जिसकी वेवलेंथ कम उसकी फ्रीक्वेंसी क्या? ज्यादा, बोलो हाँ ना। अरे बोलो। तो ये तो हमने पढ़ ली। अच्छा, जैसे एग्जांपल बोल रहे हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन कितना होता है? 10⁻⁶ हर्ट्ज में। इसका यूज किया जाता है कहाँ? ब्रॉडकास्टिंग में। मतलब जैसे आपने रेडियो में देखा होगा, टीवी में देखा होगा, तो ये मोबाइल में भी रेडियो वेव से ही निकलती है। माइक्रोवेव रीजन अराउंड, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है? 10⁻10 हर्ट्ज तक। इसको रडार में यूज किया जाता है। रडार तो जानते ही होगा तुम लोग, किसी भी एरोप्लेन की लोकेशन को पता करना हो कहाँ है तो रडार का यूज कर ले। इंफ्रारेड रीजन अराउंड, इंफ्रारेड रीजन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो 10⁻13 हर्ट्ज। इसको यूज किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करने के लिए। अल्ट्रावायलेट रीजन, इसकी फ्रिक्वेंसी होती है 10⁻16 हर्ट्ज। ये एक सन की एक रेडिएशन है जो सन से अर्थ में आती है। द स्मॉल पोर्शन अराउंड, कुछ छोटा सा पोर्शन है 10⁻15 हर्ट्ज। ये किस में आता है? विजिबल लाइट में, जिसको हम देख सकते हैं। कहने का मतलब बेटा ये है कि इनमें ना तो हम गामा रेस को देख सकते हैं, ना एक्स रेस को देखते हैं, ना यूवी, इंफ्रारेड, माइक्रो, इन किसी को नहीं देख पाते। इन पूरे स्पेक्ट्रम में सिर्फ इतने से रीजन को देख पाते हैं जिसका नाम होता है विजिबल स्पेक्ट्रम, बोलो हाँ ना। और किसी भी पार्ट को हम लोग देख नहीं पाते। मतलब हमारे आसपास ना जाने कितनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, पर उनमें से सिर्फ हम विजिबल लाइट को देख पा रहे हैं। अगर सबको देख पाते तो दुनिया भी हमारे लिए मुश्किल हो जाती कि इतनी सारी रेस दिखती है, आपको पागल हो जाते हैं आप लोग। तो इट इज ओनली दिस पार्ट विच अवर आइज कैन सी, ये अकेला पार्ट है जो हमारी आंखें से देख सकती है। स्पेशल इंस्ट्रूमेंट आर रिक्वायर्ड टू डिटेक्ट नॉन विजिबल रेडिएशन। अगर आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन देखना है, गामा रेज देखना है, तो आपको स्पेशल टाइप के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, उनकी मदद से आप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि देख नहीं सकते, पर खुली आंखों, अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बोलो हाँ ना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार की यूनिट यूज की जाती है। जैसे इन रेडिएशन के लिए कुछ प्रॉपर्टी बोली गई, जैसे फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ, बोलो हाँ ना। और आपको पता है फ्रिक्वेंसी की यूनिट ये बोल रहे हैं क्या होता है? हर्ज होता है। एक साइंटिस्ट है हेनरिच हर्ज, उनके नाम से ही आया इनकी यूनिट, किसकी? फ्रिक्वेंसी की। और कहते हैं इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव दैट पास अ गिवन पॉइंट इन 1 सेकंड। मान लो जैसे ये कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट से 1 सेकंड में कितनी वेव पास हो गई, कितनी वेव पास हो गई, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, फ्रिक्वेंसी। या कह दो 1 सेकंड में वेव कितना चक्कर लगाती है, इसे भी बोल सकते हैं द नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकंड। जैसे हम एक बात करें, जैसे देखो जे क्या है? एक वाइब्रेशन होता है, बोलो है ना। एक वाइब्रेशन को 1 सेकंड में कितनी वाइब्रेशन वेव लगाती है, इसको भी हम फ्रिक्वेंसी बोल सकते हैं, बोलो है ना। वेवलेंथ शुड हैव द यूनिट ऑफ लेंथ। जैसे वेवलेंथ एक्चुअली में क्या है? लेंथ है, तो जो यूनिट लेंथ की होती है वही वेवलेंथ की यूनिट होती है। एस यू नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, तो वेवलेंथ की यूनिट की भी क्या होगी? मीटर। सिंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेव ऑफ सच स्मॉलर वेवलेंथ। कहने का मतलब हम सभी को पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो अलग अलग प्रकार की वेव से मिलकर बनी है, जिनकी वेवलेंथ क्या होती है? स्मॉलर वेवलेंथ। अच्छा, जिनकी वेवलेंथ छोटी होगी उनके लिए छोटी यूनिट यूज करेंगे, ये तो तुम लोगों को पता ही है। बड़ी वेवलेंथ के लिए बड़ी यूनिट यूज करते हैं। फिगर 2.7 शो वेरियस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच डिफर फ्रॉम अनदर इन वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। कहने का मतलब ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये अलग अलग प्रकार की, नीचे वेवलेंथ दिखा रहा है, ऊपर फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, बोलो हाँ ना। अच्छा, एक पॉइंट और, इन वैक्यूम ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिगार्डलेस ऑफ वेवलेंथ। मतलब वैक्यूम के अंदर
कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो, चाहे गामा रेज हो चाहे एक्सरे, वो सबकी सब एक ही स्पीड से ट्रेवल करती हैं, सेम स्पीड से। वो क्या है, लाइट की स्पीड। बोलो हाँ है ना। एक्चुअली में ये स्पीड होती है, पर उसको अप्रोक्सीमेट तब मान लेते हैं। इसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, और इसको सिंबल सी से डिनोट करते हैं। तो एक फॉर्मूला आता है सी बराबर म्यू लेमडा। यहाँ पे म्यू बराबर क्या कर सकते हैं, सी अपॉन लेमडा। इस फॉर्मूले से याद कर सकते हैं। बोलो हाँ है ना। आ गया कि नहीं आ गया। तो ये स्पेक्ट्रम आपने पढ़ ही लिया। अच्छा देखो, एक तो हम लोगों ने बेटा बताओ कौन सी पढ़ी, जल्दी से बताओ। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ी, एक तो पढ़ी वेवलेंथ। वेवलेंथ को काहे से नोट करते हैं, हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा से। इसकी यूनिट जनरली मीटर होती है। फिर फ्रिक्वेंसी पढ़ी, फ्रिक्वेंसी को डिनोट करते हैं बेटा म्यू से। कैसे नोट करते हैं, म्यू से। और अभी रिलेशन जाना हमने, म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, ये हो गया। एक बता रहे हैं, कह रहे एक और क्वांटिटी है जिसको हम यूज करते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी ब्रांच है। अब खैर तुम लोग क्लास 12 के पार जाओगे तभी पढ़ोगे, जब कंपटीशन में भी पढ़ने को नहीं है। जब तुम कभी बीटेक करोगे या एमटेक करोगे तो यहाँ आपको पढ़ने में मिलेगी। तो इसमें क्या है, वेव नंबर भी एक बढ़िया यूनिट है। वो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वेव लेंथ पर यूनिट लेंथ, 1 सेंटीमीटर लेंथ में या 1 मीटर लेंथ में कितनी वेव आती हैं, उसे हम वेव नंबर कहते हैं। खैर इनकी डेफिनेशन याद ना भी करो, मतलब कहने का मतलब जैसे ये है बेटा, देखो ध्यान से हम बता रहे हैं। ये डिस्टेंस मान लो कितनी है, 1 मीटर है। तो बताओ इस 1 मीटर में कितनी वेव आ गई, यहां से यहां तक 1 वेव होगी, ये 2 वेव आ गई। तो इसका वेव नंबर कितना हो गया, बोलो है ना, 2 हो गया। बोलो है ना। कहने का मतलब क्या, एक नंबर ऑफ वेवलेंथ, कितनी वेवलेंथ आ जाती हैं 1 मीटर, हाँ 1 मीटर के अंदर पर यूनिट लेंथ के अंदर। और इसकी यूनिट क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। इसको नोट करते हैं म्यू बार से। इसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन लैम्डा। इसकी यूनिट होती है मीटर इनवर्स, और अगर लैम्डा हमारा सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर इनवर्स। बेटा आया कि नहीं आया बताओ। अब न्यूमेरिकल है, बस टॉपिक खत्म होने को है। चलो आ गया कि नहीं आ गया, बस अभी बता दो अगर आ गया, बस खत्म करते हैं फिर टॉपिक को। द विविध भारती स्टेशन, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रिक्वेंसी ऑफ इतने हर्ज। मतलब फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आपको गिवन है 1368 किलो हर्ज गिवन है। किलो हर्ज को आप चेंज कर लो किसमें, हर्ज में। तो कैसे करोगे, 1000 का मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का मल्टीप्लाई करोगे, ये चेंज हो गया हर्ज में। अब क्या है, कैलकुलेट द वेव लेंथ। वेव लेंथ कैलकुलेट करनी मतलब लैम्डा कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। कह रहे जो ट्रांसमीटर है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकालना उसकी वेव लेंथ। अच्छा, अब बताना है कि ये कौन से पार्ट को बिलोंग करता है, मतलब ये कौन से पार्ट को बिलोंग करता है, मतलब गामा रेज में, एक्स रेज, कौन से पार्ट को बिलोंग करता है। तो देख लो यहाँ पे बेटा कैसे निकालते हैं। म्यू बराबर क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, और लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपॉन म्यू। अब सी कितना है यहाँ पे, सी गिवन, सी तो पता होना चाहिए 3 × 10⁸, और लैम्डा 30, लैम्डा का है, न्यू कितना है, इतना। अब बेटा एक्चुअली में ये हम कैलकुलेशन तो हम करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास जुगाड़ है, क्या है, जुगाड़, कि हमारे पास एनसीईआरटी ऑलरेडी है, तो हम डायरेक्ट आंसर देख लेंगे, ठीक है। हाँ तो जुगाड़ से और मजा आ जाएगा। देखो यहाँ पे, देखो इसको सॉल्व करोगे, आंसर कितना आ गया 219.3। बोलो हाँ है ना। अरे कितना आ रहा है, 219.3। और ये वेवलेंथ किसकी होती है, रेडियो वेव के रीजन में आती है। किसकी वेव में आती है, रेडियो वेव। तो ये कौन सा स्पेक्ट्रम है, रेडियो वेव स्पेक्ट्रम। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बताओ। इसको सॉल्व करोगे तो 219.3 आएगी, और ये रेंज जो होती है वो रेडियो वेव की रेंज में होती है। आ गया कि नहीं आ गया, अरे आ गया। बस 2 न्यूमेरिकल और है, देखो यहाँ पे। अगला है द वेव लेंथ रेंज ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम वायलेट टू इतने। मतलब वेव लेंथ की रेंज दी गई 400 से नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर। कह रहे हैं इसको फ्रिक्वेंसी में निकालो, निकाल सकते हो। फ्रिक्वेंसी में कैसे निकालोगे, 1 अपॉन क्या हो जाएगा ये बेटा, फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी निकाल लो। फॉर 400 नैनोमीटर के लिए फ्रिक्वेंसी क्या होगी बताओ, फ्रिक्वेंसी होगी म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, सी 3 × 10⁸, और लैम्डा की वैल्यू नैनोमीटर में, और नैनोमीटर को तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, 10 की पावर -9 ये लिखा है, 1 नैनोमीटर में इतना। ऐसी फॉर कितने 750 नैनोमीटर, इसमें भी आप क्या निकाल लो, फ्रिक्वेंसी निकाल लो। म्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा 3 × 10⁸, और लैम्डा मतलब 750, और मीटर में चेंज कर लोगे तो 10⁻⁹। तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी आएगी, इसकी जो फ्रिक्वेंसी, वही रेंज होगी। बोलो हाँ है ना। अरे बोलो आया कि नहीं आया। अरे ये किया है ना, देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू निकाली है कहाँ गया,
ये देखो एक की वैल्यू कितनी आई, एक मिनट जस्ट अ मिनट, एक की वैल्यू कितनी आई 7.5 10⁻14 और एक जी आई। तो देखो दोनों की वैल्यू आ गई, तो उन्होंने दोनों की वैल्यू कह दिया कि जो विजुअल स्पेक्ट्रम है बेटा, विजुअल स्पेक्ट्रम है वो इस रेंज में है, यही है। बोलो हाँ है ना, आ गया कि नहीं आ गया। चलो आज का लास्ट न्यूमेरिकल बेटा, कैलकुलेट द वेव लेंथ। आपको वेव नंबर निकालना है, सॉरी वेव नंबर निकालना है, वेव नंबर मतलब न्यू बार, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी निकालना है, फ्रिक्वेंसी मतलब म्यू निकालना है। और आपको क्या गिवन है, वेव लेंथ गिवन है। वेव लेंथ मतलब 5800 एंगस्ट्रॉम। मतलब बेटा एंगस्ट्रॉम का मतलब है, इसको मीटर में चेंज कर लो पहली बात तो। और मीटर में कैसे चेंज करते हैं, 10⁻−10 मीटर, ये हो गया। तो बताओ म्यू बार कैसे निकालते हैं, 1/λ। तो आप सॉल्व कर लेना, 5800 इंटू 10⁻−10 मीटर, ये आपका म्यू बार निकल जाएगा। म्यू बराबर क्या होता है, c/λ। सी की वैल्यू आपकी 3 इंटू 10⁻8 होती है, और लेमडा की वैल्यू 5800 इंटू 10⁻10। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया। अगर आंसर आपको चेक करना है एक्चुअली में सर कितना आया, तो वो ये आ गया बेटा, देखो यहाँ पे ये। अरे आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बताओ। ये आ गया आंसर। ये आपकी म्यू बार की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। और ये आपकी ये म्यू की, हाँ ये म्यू बार की वैल्यू हो जाएगी, और ये फ्रिक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी। आ गया कि नहीं आ गया बेटा, बताओ कितने लोगों को आ गया, बताओ। इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। देखो हम बता दे रहे हैं उसमें कहाँ पढ़ेंगे। अब बचा है पार्टिकल नेचर, बचा है हमारा देखो वेव नेचर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, अब बचा है पार्टिकल नेचर। तो अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्टिकल नेचर पूरा कवर कर देंगे एक बार में, ठीक है। आ गया कि नहीं आ गया, बताओ। चलो ओके बेटा, तो हैव अ गुड डे टू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग एंड सी यू सून। जल्दी मुलाकात करते हैं।